हेलो क्लास 8 बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुरभि में चैप्टर 19 जिसका नाम है एन फ्रैंक की डायरी, कुछ अधूरे पन्ने। तो नीदरलैंड में नाजियों द्वारा कब्जा करने के दौरान एन फ्रैंक को अपनी 13वीं वर्षगांठ के 2 दिन पहले अपने पिता से उपहार स्वरूप एक डायरी मिली थी। एक लड़की है जिसका नाम है एन फ्रैंक, ठीक है। तो उसे अपनी 13वीं वर्षगांठ यानी कि उसका जो बर्थडे था 13वां बर्थडे था, तो उसके 2 दिन पहले उसके पिता ने उसे एक डायरी गिफ्ट की थी। 22 दिनों के पश्चात उसे अपने माता पिता, भाई बहन और एक अन्य परिवार के साथ एक गुप्त स्थान पर छिपना पड़ा। वे लोग वहाँ 2 वर्ष और 1 महीने तक छिपे रहे। कितने दिन तक छिपे रहे? 2 वर्ष और 1 महीने। इस दौरान एन फ्रैंक ने अपनी सभी यादों और प्रमुख घटनाओं को अपनी प्रिय डायरी में लिखा, जिसे उसने किटी नाम दिया था। प्रस्तुत पाठ में एन फ्रैंक की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं जो इस अवधि में यहूदी लोगों के कष्टों को दर्शाते हैं। तो जो यहूदियों का उस टाइम यहूदियों का वहाँ पे राज्य चल रहा था, तो यहाँ पर इस एन फ्रैंक ने और उसकी फैमिली ने जो 2 वर्ष हैं वो जो छिपकर बिताए थे, तो उसी के बारे में उस 13 साल की लड़की ने डायरी में लिखा है। तो इसमें चैप्टर में उसने हर डायरी में जैसे हम लिखते हैं डेट डालते हैं, तो वो उसने यहाँ पे दे रखा है 12 जून 1942 और दिन है शुक्रवार। आशा है मैं तुम्हें सब कुछ बतला पाऊंगी जैसा मैंने पहले अभी तक किसी को नहीं बताया है। मैं यह भी आशा करती हूँ कि तुम मेरे द्वारा सांत्वना और ढांढस का स्रोत बनोगी। सांत्वना मतलब दिलासा देना। 20, ठीक है, ये हमारा हो जाता है 12 को। फिर उसके बाद वो लिखती है 20 जून को। मुझ जैसी लड़की के लिए डायरी में लिखना सचमुच एक अनोखा अनुभव है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि मैं 13 वर्षीय एक स्कूल जाने वाली लड़की के चिंतन में कोई रुचि नहीं लेगा। मेरे विचार से कागज में मनुष्य से अधिक धैर्य होता है, क्योंकि मनुष्य तो अगर हम किसी को कुछ सुनाने लगे तो थोड़ी बहुत देर सुनेगा, उसमें ज़्यादा नहीं सुनेगा। लेकिन कागज़ क्या है? कागज़ तो उस पर आप जितना मर्जी चाहे उतना लिख सकते हैं, वो कुछ ऑब्जेक्शन थोड़ी ना करेगा। शायद इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं, एक 16 वर्षीय बहन भी है। साथ ही ऐसे 30 लोग भी हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। नहीं, ये सब सतही हैं। सच यह है कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे में एक सच्चे मित्र की कल्पना मैं इस डायरी को अपनी सच्ची मित्र मानती हूँ, और मैं अपनी इस मित्र को किटी कहूँगी। उसने डायरी का नाम क्या रखा था? किटी रखा था। तो यहाँ पर इसने बताया कि किस किस तरह से उसे वहाँ छुपकर रहना पड़ा और छुपकर रहने में उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो यहाँ और उसने बता रखा है, हमारा जीवन चिंता मुक्त नहीं है, क्योंकि जर्मनी में रहने वाले हमारे रिश्तेदार हिटलर के यहूदी विरोधी नियमों के कारण कष्ट उठाते। तो ये यहूदी थे, उन्होंने अपने बहुत ही सख्त कानून बना रखे थे। मई 1940 के बाद अच्छे समय बहुत कम और बहुत दूर हो गए थे। पहले युद्ध हुआ, फिर आत्मसमर्पण, और फिर जर्मन लोगों का अपने आना, जिससे यहूदियों के लिए कठिन दौर आ गया। यहूदी विरोधी नियमों ने हमारी आज़ादी को सीमित कर दिया था। यहूदियों को एक पीला तारा टाँगना आवश्यक है, ठीक है। क्या था? यहूदियों को क्या करना पड़ता था? एक पीला तारा टाँगना आवश्यक था उनके लिए। उन्हें अपनी साइकिलें जमा करा देनी पड़ती थी। यहूदी ट्राम आदि सार्वजनिक वाहनों पर नहीं चढ़ सकते थे, अपनी कार भी नहीं चला सकते थे। उन्हें केवल शाम 3 बजे से 5 बजे तक खरीदारी करने की छूट थी। केवल उन्हें अगर बाज़ार से कोई सामान लेना है तो उनके लिए टाइम निश्चित था कि आप 3 से 5 तक ही सामान खरीद सकते हैं। उनके लिए नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर सीमित हैं, यानी कि उन्हें निश्चित कर दिया गया था कि ये तुम्हारी 1-2 ब्यूटी पार्लर हैं, यही आपको मिलेंगे। या जो भी नाई की दुकान है, उन्हें शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक
गलियों सड़कों पर घूमने की मनाही है। उन्हें थिएटर, सिनेमा अथवा किसी भी तरह के मनोरंजन करने की मनाही है। उन्हें तरणताल, टेनिस व हॉकी मैदान अथवा किसी भी खेल के मैदान का उपयोग करने की मनाही है। यहूदियों को किसी भी खेलकूद में गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है। वे अपने अथवा अपने मित्रों के बगीचे में रात 8 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हैं। यहूदियों को अपने ईसाइयों मित्रों के घर जाने की मनाही है। वे केवल यहूदी विद्यालयों में नहीं जा सकते। आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते, मगर फिर भी जीवन चल रहा है। देखिए कि उस टाइम कितने प्रतिबंध लगा रखे थे यहूदियों ने कि यहाँ नहीं बैठना है, ये काम नहीं करना है, 8 बजे के बाद आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। तो एक जो 13 साल की बच्ची थी उस पर उस समय क्या बीत रहा होगा। 5 जुलाई 1942 रविवार। प्यारी किटी, यहूदियों के थिएटर में शुक्रवार के दिन हमारा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। मेरी रिपोर्ट कार्ड इतनी बुरी नहीं थी। मुझे एक डी मिला, बीजगणित में सी और बाकी में बी ग्रेड मिले थे ये उन्हें। मेरे माता पिता खुश हैं क्योंकि वे अंकों के मामले में अन्य अभिभावकों की तरह नहीं है। वे अच्छे या बुरे परिणामों को बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। जब तक मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ और उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, वे संतुष्ट हैं। कुछ दिन पहले जब हम अपने पड़ोस में घूम रहे थे तब पापा ने गुप्त स्थान पर जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शेष दुनिया में कटकर रहना बहुत कठिन होगा। मैंने उनसे पूछा कि वह हमें यह सब क्यों कह रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी। फिर इसी तरह उन्होंने अलग अलग दिन के बारे में बताया है कि किस तरह से क्या हुआ। ये उन्होंने बताया है 11 जुलाई के बारे में 1942 में, दिन शनिवार। पिछली रात हम चारों नीचे ऑफिस में गए और रेडियो पर इंग्लैंड का समाचार सुना। मैं इतना डर गई कि कोई भी मुझे अपने पापा से ऊपर चलने का आग्रह करते सुन सकता था। मम्मी मेरी चिंता समझ गई और मुझे ऊपर ले गई। हम कुछ भी करते हमें यह डर रहता कि पड़ोसी कहीं हमें देख या सुन न ले। हमने पहले ही दिन खिड़कियों और दीवारों पर पर्दे लगा दिए। वास्तव में हम खिड़की से बाहर देख नहीं सकते थे और हमें बिल्कुल चुप रहना पड़ता है ताकि निचली मंजिल पर लोग हमें सुन न लें। देखा आपने किस तरह से उन्हें एक घर में रहना पड़ता था कि वो बाहर भी नहीं, विंडो से बाहर भी नहीं देख सकते थे और इतना धीरे बोलते थे कि उनके मतलब और कोई उन्हें सुन ही ना ले। अब हमारी गुप्त एनेक्सी सचमुच गुप्त स्थान बना गई थी। एक जगह थी एनेक्सी जो वहाँ पर वो लोग रह रहे थे। बहुत से घरों की तलाशी ली जा रही थी। छिपाई गई साइकिलों की खोज में श्री वुगलर ने हमें सुझाव दिया कि प्रवेश द्वार पर एक किताबों का रैक लगा देना चाहिए। यह रैक कब्जों से लटका हुआ है और दरवाज़ों की तरह खुल जाता है। अब हमें जब कभी नीचे जाना होगा तो झुककर और छलांग लगाकर, ऐसा करने से अक्सर हमारे माथे सिर पर चोट लगने के कारण गुमड़ बन जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से उन्हें उस समय का जीवन व्यतीत किया है। आज मैं तुम्हें अपनी एनेक्सी की सामान्य सी लगने वाली बातें बताती हूँ। मेरे बिस्तर पर एक लैंप लगा दिया गया ताकि भविष्य में बंदूक की आवाज़ सुनते ही मैं तार खींचकर लाइट जला सकूं। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी हमारी खिड़की दिन रात थोड़ी खुली रहती है ताकि हम ताज़ी सांस ले सकें। आजकल रोज़ ही कोई ना कोई नई बात हो रही है, मगर मैं बहुत थकी हुई हूँ और लिखने में आलस महसूस कर रही हूँ। यह है 29 सितंबर की बात। जब आप छिपे हुए होते हैं तो आपके साथ अजीबोगरीब चीज़ें घटती हैं। हमारे पास नहाने के लिए टब नहीं थे, इसलिए हम अपने को एक छोटे से टब में पानी लेकर साफ करते थे। गर्म पानी केवल निचली मंजिल पर बने ऑफिस में आता था, इसलिए हम एक एक करके मौका देखने नहाने जाते थे। पापा ऑफिस में नहाते थे और मम्मी रसोई घर में। चूँकि शनिवार के दिन पर्दे नीचे रहते थे, इसलिए मैं और मार्गरेट बारी बारी से अपने ऑफिस के आगे की खाली जगह पर रगड़ रगड़ कर नहाते। हम में से जो नहीं नहा रहा होता वह एक झिर्री से बाहरी दुनिया देखता। हमें दिन में पानी चलाने की मनाही थी। धीरे धीरे शौचालय व पखाने का प्रयोग भी सीमित कर दिया गया। सामान्य दिनों में हम एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करते। बोलने और चल न सकना 10 गुना कष्टकर था।
3 दिन तक लगातार बैठे रहने के कारण मेरी पीठ अकड़ गई और दर्द होने लगा। रात के समय व्यायाम करके ही कुछ आराम आया। अब है ये 12 फरवरी 1944 की बात। अब पहले 42 चल रहा था, अब आ गया 1944। सूर्य चमक रहा है, आकाश गहरा नीला है, बहुत ही शानदार हवा बह रही है। अगर मैं बेचैन हूँ, सचमुच बेचैन हूँ, हर चीज़ के लिए, बातचीत के लिए, आज़ादी के लिए, मित्रों के लिए, अकेलेपन से मैं बेचैन हूँ। चिल्लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फटने वाली हूँ। मैं जानती हूँ चिल्लाने से मुझे अच्छा लगेगा, पर मैं चिल्ला नहीं सकती। मैं बहुत अधिक बेचैन और अस्थिर हो रही हूँ। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती हूँ। खिड़की की चौखट में बने छेद में से सांस लेती हूँ। मुझे अपने हृदय की धड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये आ गया 8 मई, दिन सोमवार 1944। तो यहाँ पर जो एन फ्रैंक ने अपने परिवार के बारे में बताया है। उसने बताया कि मेरे पापा का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ। उनके पिता बहुत धनी थे। पापा के पापा यानी कि उसके दादाजी माइकल फ्रैंक एक बैंक के मालिक थे और अरबपति थे। देखिए, इतना अमीर होने के बावजूद उन्हें ये दिन देखने पड़े। माइकल फ्रैंक ने यह संपत्ति स्वयं मेहनत करके अर्जित की थी। मेरे पापा ने एक धनी बेटे के रूप में बचपन बिताया था। मेरे पापा का पालन पोषण इतने ऐशो आराम में हुआ था कि कल वे खाने की मेज़ पर हंसने लगे, क्योंकि अपने जीवन में के 55 वर्षों में वह पतीले को खुरच कर खा रहे थे। कि जब खाना बनता है और जो नीचे तली में जो खाना लग जाता है कि वो उसे खुरच कर खा रहे थे, जबकि उनका बचपन इतने अच्छे ऐशो आराम में बीता था। मेरी मम्मी का परिवार बहुत अधिक धनी नहीं था, लेकिन वे भी एक खाते पीते परिवार से थी। हम उनके मुंहों से अक्सर भोज और 250 मेहमानों वाले सगाई समारोह और दावतों आदि की बातें अवाक होकर सुना करते थे। आज उन बातों को याद करके हमारे मुंह में भी पानी भर रहा है। हम नाश्ते में आज केवल 2 चम्मच दलिया से अधिक कुछ नहीं मिला। हम भूख से बेहाल हैं। हमें रोज़ आधा पका पालक और सड़े हुए आलूओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम रोज़ अपने पेट उबले हुए पालक, कच्चे पालक केवल पालक से भरते हैं। अब ये बात है 21 जुलाई 1944 के दिन शुक्रवार। अब मैं आशावादी होती जा रही हूँ। अब चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। सचमुच बहुत बड़ी खबर, हिटलर को मारने का प्रयास किया गया है, जो यहूदियों का जो राजा था उसे। और अब की बार यहूदियों या ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा नहीं, बल्कि जर्मन जनरल द्वारा। लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच गया। उसे थोड़ी खरोच ही आई। उसके आसपास खड़े अफसर और जनरल मारे गए या जख्मी हो गए। षड्यंत्र करने वाले नेता को भी गोली मार दी गई। यह सबसे अच्छा प्रमाण है कि बहुत से अफसर और जनरल युद्ध में आजिज आ रहे हैं। वे हिटलर को अतल गड्ढे में दबा हुआ देखना चाहते हैं, ताकि वे सैन्य तानाशाही समाप्त कर सके और अपने शत्रुओं के साथ शांति स्थापित कर सके। आज ही ज़्यादा मतलब ऊब रहे थे। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? या मैं एक विषय से दूसरे विषय पर जा रही हूँ, लेकिन मैं अब इनमें कोई सहायता नहीं कर सकती। अक्टूबर में फिर स्कूल जाने की संभावना मुझे खुशी से पागल कर रही थी। अब यह है 1 अगस्त 1944 मंगलवार के दिन एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना लिखा, जिसमें उसने अपनी मनोवेदनाओं का वर्णन किया। ठीक है। 4 अगस्त 1944 की सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बीच 263 प्रिंसेन ग्रेट के सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से कई अफसर उतरे और एनेक्सी में छिपे 8 लोगों को पकड़ लिया गया। उन्हें एम्स्टर्डम की जेल में ले जाया गया। बिना किसी सुनवाई के 11 सितंबर 1944 को उन्होंने यातना शिविर में भेज दिया गया। एन फ्रैंक की मां की 6 जनवरी 1945 को भूख और थकान से मृत्यु हो गई। मार्गरेट और एन फ्रैंक को बर्गेन बेल्सन लाया गया, जहां टाइफस नामक महामारी फैली हुई थी, जो दोनों बहनों की मृत्यु का कारण बनी। उन 8 लोगों में केवल एन फ्रैंक के पिता ओटो फ्रैंक ही यातना शिविर में से जीवित लौटे।
19 अगस्त 1980 में अपनी मृत्यु होने तक वे अपनी बेटी एन फ्रैंक के संदेश को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाते रहे। देखिए उन बच्चों पर क्या बीती होगी जिसने इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम उम्र में इतनी सारी यातनाओं को सहन किया है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है। 2-3 टाइम इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसका बुक वर्क फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।